हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज को रेगुलर हर वीक हर मंथ जो है कि चलाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस बार हम लोग कवर कर रहे हैं अक्टूबर 2023 की, जबकि आपका जो 26 मई 2024 को एग्जाम है, जिसके लिए पिछले एक साल का करंट अफेयर्स रेगुलर स्टडी करना होता है। इसीलिए हम लोगों ने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो ये आप देखोगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 5 महीने का कवर कर लिया गया और अक्टूबर का अब चला रहे हैं, जिसकी पहले ही लेक्चर कल आ चुकी है, जिसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। और बाकी अगर आपने मंथली मैगजीन को नहीं फॉलो किया है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं बहुत ही अच्छी तरीके से डीप एनालिसिस के साथ, बाकी सभी डायमेंशन के साथ मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया है, और जिसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिलता रहा है मुझे लगातार। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ये समझ सकते हैं कि वो दोबारा इस चैनल को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का बेहतर एक्सप्लेनेशन जो है कि ग्लैंस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो इसी सब चीजों के साथ अब शुरू करेंगे हम लोग अपनी आज की सेकंड क्लास, जो कि पॉलिटी सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे थे। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने 3-4 टॉपिक कवर किए थे, और आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद, सार्वजनिक सेवा वितरण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण और अनुसूचित जनजाति के जो वन अधिकार हैं, और कुछ संक्षिप्त सुर्खियां जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। तो टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है मंथली मैगजीन, तो मैं उसकी अंडरलाइन, ये जो हाईलाइटेड आप मैगजीन देख रहे हैं, इसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल के लिए जो विचार थे, कुछ विषय थे, उनको मंजूरी दी गई थी, और ये मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। और कौन से अधिनियम का प्रयोग किया? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो 1956 है उससे संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर, अगर मैं बात करूं 262 की, जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान दिए गए, उसके तहत एक अधिनियम बनाया गया 1956 में, और जिसमें कृष्णा जल विवाद अधिकरण के विचार के लिए कुछ विषयों को मंजूरी दी गई है। बात करते हैं कि जो ये KWDT है, इट मीन्स कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट अधिकरण इसको बोलते हैं। ये अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए कृष्णा नदी के जल को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वितरित करने के संबंध में निर्णय देगा। मतलब कि अभी तक जो ये प्रोविजन बना था 1956 में, तो उस समय तो ये आंध्र प्रदेश को देता था, लेकिन आपको पता है 2014 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग राज्य बन गए हैं। तो अब ऐसे में ये दो अलग अलग राज्यों को कैसे जल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इसके संबंध में से निर्णय देना है। बात करते हैं कि कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र निकलते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। और इसके अलावा एक हाल ही मुद्दा आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर के निर्माण में जो धीमी प्रगति है, उसके लिए भी पंजाब सरकार की आलोचना की है। और वर्तमान में वहां पे आपकी सरकार है अरविंद केजरीवाल सिंह की, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की, जो भगवंत मान सिंह है वहां के सीएम है। तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी भी जो प्रगति है वो काफी धीमे है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि 1969 में जो इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, उसके अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था 1969 में। लेकिन जो उसका दूसरा जो मतलब गठन किया गया, उसको हमने 2004 में गठित किया गया था, जो KWDT जो 2004 में गठित किया गया। राज्यों के मध्य विवाद बढ़ने लगे तो उसकी वजह से, लेकिन गठन जो हुआ उससे पहले हम समझते हैं कि 1969 में जो मुद्दा था उसमें यह कहा गया कि कृष्णा नदी के 75% निर्भरता के आधार पर 3 राज्यों में बांटेंगे, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना कि उस समय इस आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी इंक्लूडेड था। लेकिन धीरे धीरे जब ये और समस्या बढ़ी तो 2004 में दोबारा जो है कि इसके लिए एक डिस्प्यूट गठित किया गया, जो ट्रिब्यूनल था, जिसने कहा कि अब 65% निर्भरता और अधिशेष प्रवाह का आधार तय किया जाएगा। ये 65% का मतलब है कि उतना पानी जो है कि उस नदी में रहना चाहिए ताकि वो नदी अपने आप को स्वयं जीवित रख सके।
2014 के तेलंगाना विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को KWT में एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है, जिससे 3 की बजाय 4 राज्य हो जाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क था कि तेलंगाना का निर्माण आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है और जबकि जल का जो आवंटन है वो आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए। तो इससे नुकसान ये होगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक कह रहे हैं कि अगर इसका डिवीजन आप 3 पार्टी में करोगे, 3 पार्टी में, तो हमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा 33% में, और अगर आप इसे 4 हिस्से में बांटोगे तेलंगाना को इंक्लूड करके तो 25% हो जाएगा। ये सेम वही बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक कह रहे हैं कि अगर आप इसे 100% को 3 हिस्से में बांटोगे तो आपको मिलेगा 33% के आसपास इक्वली, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश कह रहा है कि भाई मेरा जो 33% होगा फिर मुझे इसमें से कितना देना पड़ेगा, लगभग 17%, और 17% ही मेरे पास बचेगा, तो इस तरीके से पानी कम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि 25 के हिसाब से चलो, यानी 3 की बजाय 4 पे कर लो। लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक कह रहे हैं कि नहीं, 3 ही यूनिट हम बनाएंगे। ये चीज़ हो गई। और बात करेंगे कि वर्तमान में अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं उसके लिए क्या क्या उत्तरदायी ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, यह विवाद क्यों बढ़ रहा है, इस चीज़ पे अगर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर मैप में जो दिख रहा है कुछ और भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो प्रश्न हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे नदी जल विवाद या राज्य जल विवाद होते हैं, उसको आप लोग एक बार पॉइंट आउट कर लीजिए। जैसे रावी और ब्यास के जल अधिकार को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के बीच विवाद है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की बात करें तो इसमें जो संबंधित राज्य हैं, एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आता है। वहीं महादायी जल विवाद अधिकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये संबंधित राज्य आएंगे। और इसके बाद कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकंड की बात करेंगे तो इसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ध्यान देना, कृष्णा जल विवाद अधिकरण सेकंड की बात हो रही है। और वहीं अगर वंशधारा जल विवाद अधिकरण की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा। गोदावरी जल विवाद अधिकरण की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। और कावेरी जल विवाद में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक आपका यूनियन टेरिटरीज पुदुचेरी। तो ये भी सारे के सारे नदी जल विवाद हैं जिससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इतना जो है कि नदियों के जल को लेकर या किसी प्रकार के जल के लेके ये विवाद जो होते हैं वो क्यों होते हैं। तो पहला पॉइंट जो आता है यहाँ, पहला पॉइंट आता है कि नदी के जल तक असमान पहुंच, यानी कि समान रूप से जो है कि पहुंच ना हो पाना, जिसकी वजह से जो है कि 2 राज्यों से बहती है, 3 राज्यों से बहती है, तो ऐसे में किसी एक राज्य जहां से उद्गम होता है उस राज्य को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, और जहां पे उसका जो है कि बीच में छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनको पानी कम मिल पाता है, तो ऐसी समस्या आती है। फिर वहीं जल की बढ़ती मांग, इसकी वजह से विवाद होता है। बताया जा रहा है कि 2025 और 2050 में जल की कुल समग्र मांग में 22% और 32%, यानी लगभग इतने प्रतिशत जो है कि डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और पानी के बिना तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, कोई जीव नहीं जीवित रह सकता। तो ऐसे में जल की डिमांड बढ़ती जा रही है। वहीं जल उपयोग अधिकारों पर स्पष्टता का भी अभाव है कि किसको राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा, किसको संघ के अंतर्गत, क्योंकि जो अनुसूची 7 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची की बात करता है, उसमें जल का संग्रह करना, उसको विद्युत, सिंचाई आदि के लिए अगर आप जल उपयोग कर रहे हो तो ये राज्य सूची में आएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय जल जो है संघ सूची का विषय। इट मीन्स कि जब भी कोई नदी या कोई तालाब या कोई झील या कोई भी ऐसी वाटर बॉडीज जो 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के बीच अपने आप को शेयर करती है, तो वहां पे जो डिस्प्यूट होता है उसको संघ सूची के अंतर्गत सॉल्व किया जाता है। और अगर कोई वाटर बॉडीज ऐसी है जो एक ही राज्य के अंतर्गत है तो उसके डिस्प्यूट को सेट आउट करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की नीतियां डिफरेंस हो जाती हैं, 2 अलग अलग राज्यों की नीतियां डिफरेंस हो जाती हैं। साथ ही साथ जल से जुड़ी जो सामाजिक समस्या है, पारिस्थितिकी है, सांस्कृतिक प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों की अनदेखी कर दी जाती है, जबकि इनकी अनदेखी ना करके इनके साथ सहयोग का और समन्वय का जो है कि भाव रखना चाहिए। वहीं अन्य कारक में अगर आप देखोगे, एमएसपी की बात करें तो एमएसपी के कारण भी जल की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि एमएसपी में स्पेशली धान, गेहूं में जो है कि अच्छी खासी कीमत मिल रही है किसानों को, तो इसके परिणाम स्वरूप भी जल का संघर्ष उत्पन्न हुआ है। अब जो गेहूं और धान उत्पादन अधिक करता है जो राज्य, वो चाहेगा कि उसे अधिक से अधिक पानी मिले, और
और ऐसी स्थिति में अगर पानी नहीं मिलता है तो संघर्ष की स्थिति होती है और राज्यों की सीमाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर बदलती रहती हैं। फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हो रहा है उससे निपटने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। तो पहला मैकेनिज्म है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसके तहत आप देखोगे कि उसके तहत अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची की जो प्रविष्टि 17 है उस पर विचार किया जाए और संघ सूची की जो प्रविष्टि 56 है उस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 262 जो कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद है, जिसमें संसद कानून बनाकर किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत से न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अर्थात कि 262 के तहत अगर चाहे तो क्या कर सकती है सरकार या संसद कि कुछ नदी के बारे में जो है कि उपयोग कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा, उसका नियंत्रण कैसे होगा, इसके बारे में वो डिटेल्स भी जो है कि कर सकती है, यानी कि नियम बना सकती है। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल बस कह दिया और जो है कि काम चल नहीं रहा है। वहीं अगर आप देखोगे जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद जो ISWD अधिनियम है 1956, इसमें जो है कि और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 जो है, ये 2 कानून जो है कि संसद ने बनाए हैं जहां पे हम इस तरीके के डिस्प्यूट को समाधान कर सकते हैं, इसका जो है कि निराकरण कर सकते हैं। और एक और पॉइंट है राष्ट्रीय जल नीति 2012, जल की कमी, इसके वितरण में असमानता, जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन और उपयोग में एकीकृत दृष्टिकोण जैसे मुद्दे हैं, इनके अभाव जो है कि इसमें देखे गए, तो इसे भी सही तरीके से लागू किया जाए, तो एक तो ये समाधान हो सकता है। वहीं अंतर्राज्यीय जल विवाद जो निपटान होते हैं उससे कुछ जो चुनौतियां होती हैं दोस्तों, उसमें आता है जैसे कि विवाद निपटान में देरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कार्यवाहियां बहुत लंबी चलती चली आती हैं। 11 वर्षों तक का समय देखिए लगा हुआ है गोदावरी जल में। अब ऐसे में क्या है, कुछ राज्यों को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ राज्यों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अस्पष्टता, अनुच्छेद 262 के तहत जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहीं 136 सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण के आदेशों के खिलाफ सुनवाई करने का भी अधिकार देता है। अब जैसे 262 के तहत जो ट्रिब्यूनल गठित किए गए, उनका जो भी निर्णय होता है उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो पहले केस में होता है कि 262 के तहत किसी भी प्रकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, अधिकरण एक करेगा। जो नदी जल विवाद होगा उसके लिए अधिकरण जो होगा वो उसकी सुनवाई करेगा। लेकिन अगर कोई राज्य उस अधिकरण के निर्णय से सहमत नहीं है, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अब उसकी सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में एक लंबा समय लग जाता है। विवादों का राजनीतिकरण भी कर दिया जाता है, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है और बहुआयामी दृष्टिकोण का अभाव भी होता है, क्योंकि अधिकरणों मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्य होते हैं, जबकि पारिस्थितिकी विशेषज्ञों का भी वहां पे होना जरूरी है, जो बता सकें कि हाँ वाटर डिस्प्यूट को लेके या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वितरण को लेकर किस प्रकार के इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, तब जाके एक कह सकते हो कि समन्वित जो है कि रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। तो आगे की राह में सबसे पहले हमें सहकारिता को बढ़ावा देना होगा, अर्थात विचार विमर्श प्रक्रिया में राज्यों के अधिक समेकन, सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए भी आवश्यकता है। साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटीज है, नागरिक समाज है, एनजीओ है, एनवायरमेंटलिस्ट है, इनको भी शामिल हमें करना पड़ेगा। वहीं बेसिन का दृष्टिकोण देखिए और बहुआयामी दृष्टिकोण, जैसे जल प्रबंधन बोर्ड की संस्थागत संरचना में अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जैसे पर्यावरणविद, भूगोलवेत्ता, समाज शास्त्री जो होते हैं, उन सभी को शामिल करके ही हम इस चीजों का समाधान कर पाएंगे। और जल नीति की बात करेंगे तो प्रत्येक राज्य में नदी बेसिन अपवाह क्षेत्र की सीमा, प्रत्येक राज्य नदी बेसिन में जल का योगदान, नदी बेसिन क्षेत्र में जलवायु, इस पर आश्रित जनसंख्या और प्रत्येक राज्य में शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों का विस्तार आदि, ये सभी चीजें शामिल हैं जो हम इसको प्रभावी कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का जो पहला टॉपिक था, और अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के लिए, कि मेंस में इस तरीके के जो प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे इसका समाधान दोगे। जैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कैग को आप जानते ही हैं, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कहा कि सेवा वितरण में आईसीटी, इट मीन्स कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया, कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप आईसीटी का प्रयोग करिए। सबसे अधिक जब आप आईसीटी का प्रयोग करेंगे तब हम उचित तरीके से उसका समाधान कर पाएंगे, समस्याओं का निजात कर सकेंगे। जैसे
प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सेवा, इनके बीच में क्या संबंध है, पहले तो हमें ये समझना है। तो पहला आता है आपका ई गवर्नमेंट। ई गवर्नमेंट की बात करें, अब इस ई गवर्नमेंट का मतलब हो गया इसके जरिए कि हम डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर सरकारी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम सरकार के बीच में, अर्थात कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और सरकार और जनता के मध्य हम सूचना का समन्वय कर सकते हैं, सूचना को वितरित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सरकारी सेवाएं प्रदान कर पाएंगे लोगों को, सरकार से सरकार को कांटेक्ट करा सकते हैं, सरकार को पब्लिक से कांटेक्ट हो सकेगा। और दूसरी अगर हम बात करें, इसका पहलू एक और है कि परंपरागत रूप से जो सरकारी सेवाएं विभिन्न विभागों से अलग अलग स्थानों पर भौतिक रूप से उपस्थिति होती थी, स्पेशली अधिकारियों को भेज के, तो इससे दोस्तों संसाधन व्यय अधिक होता था और समय का अधिक खर्च होता था। तो इन सभी चीजों से निजात मिल सकेगा अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग सार्वजनिक सेवाओं में करेंगे। और दूसरा फायदा मिलेगा कि किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी डिवाइसेस पर जानकारी और सेवाएं हमें प्रदान की जा सकेंगी। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, जो है कि वो सभी चीजें होंगी आपके लिए। तो ये यहाँ पर पहलू हो गया आपका। और अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गरीबों की जो सहायता है, इसके लिए हम अलग अलग आईसीटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जैसे बात करें कि समुदाय की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, वहीं सामाजिक सेवाओं की जो है कि उपलब्धता में सुधार होगा, यानी अधिक से अधिक लोगों तक सामाजिक सेवाएं पहुंच सकेंगी, बेहतर गुणवत्ता होगी और पात्र लाभार्थियों तक बेहतर पहुंच हो सकेगी, जिसके लिए हम डीबीटी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, इसके लिए केवाईसी वगैरह होते हैं, सारी चीजें। वहीं गरीबों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी, क्योंकि जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो गरीबों तक ना पहुंच के बिचौलिए उसको खा जा रहे हैं, तो जब बिचौलियों की समस्या समाप्त हो जाएगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक वो योजना पहुंचेगी, तो गरीबों की इनकम में वृद्धि होगी और बेहतर गवर्नेंस हो सकेगा, सेवाओं की ई डिलीवरी हो सकेगी। अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम सरकार से कोई रिपोर्ट मांगते हैं या सरकार से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, तो सरकार उसका रिप्लाई भी हमें ऑनलाइन फॉर्म में ही दे देती है, और इससे पारदर्शिता और सशक्तिकरण बढ़ेगा और आर्थिक अवसर जो है कि बेहतर हो सकेंगे। जैसे आप देखोगे, बेहतर कीमतें, बाजार, ऋण, पहुंच, ज्ञान, कौशल, इन सभी चीजों के स्तर पे विकास देखने को मिलेगा। और फिर फाइनली हम कह सकेंगे कि गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, ये सभी मुद्दों का समाधान किया जा सकेगा, समाधान फिर किया जा सकेगा। और इसके बाद अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, कि सेवा वितरण में टेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। पहली चीज, इंपॉर्टेंस अगर आप देखना चाहेंगे तो अलग अलग सरकारी कार्यालयों में जाने और कतारों में खड़े होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि एक तो नागरिकों का समय बचेगा और दूसरा धन बचेगा, और दोनों की बचत होगी। अब जैसे आप देखोगे कि आपके बगल में ही कहीं क्षेत्रीय स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे सीएससी सेंटर होते हैं, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं, इनके माध्यम से आपको जितनी भी प्रकार की सरकारी सेवाएं चाहिए होती है वो मिल जाती है। चाहे वो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, राशन कार्ड, किसी भी प्रकार की आप योजना चाहते हैं, उन सबकी जानकारी वहां पे हो जाती है, और वहीं पे आप जो है कि अपना घर के आसपास से ही अपना सारा काम कर लेते हैं। नहीं तो आप अपने मोबाइल के पोर्टल को भी यूज करके सारे काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका समय भी बच गया और धन भी खर्च नहीं हुआ। ये एक हो सकता है। दूसरा, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं दोस्तों, डिजिटल रिकॉर्ड्स, उसको आसानी से हम शेयर कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, आपके पास किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज है, किसी प्रकार का कोई डाटा है, किसी प्रकार की कोई क्लास है, पीडीएफ है, तो आप उसे इजीली व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या जो है कि फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर पाते हो। कैसे? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो, आप डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग कर रहे हो, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो, व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हो, इससे आप इजीली जो है कि शेयर कर पाते हो, और उसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसे दोबारा अपने पास स्टोर कर लेते हो, बनाए रखे रहते हो कि हाँ भाई ये सारी चीजें हैं। जिससे क्या होता है, सरकारी विभाग की दक्षता बढ़ जाती है। अब पता चला कि आप किसी पुराने पुलिस विभाग में गए या पुराने किसी ऐसे ऑफिस में गए जहां पे फाइलों पे धूल चढ़ी हुई है, और पूछा गया भाई 10 साल पहले किसी का मर्डर हुआ था, उससे रिलेटेड एक विक्टिम को हमें पकड़ना है और कुछ नई जानकारी जो है कि उसमें मिली है। तो पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब क्या करते हैं, पुरानी फाइलों की धूल झाड़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब डिजिटल डिवाइसेस का प्रयोग किया जा रहा है, डिजिटलीकरण बढ़ाया जा रहा है, जिससे पुराने के पुराने रिकॉर्डों को भी क्या किया, गूगल पे यानी कि कंप्यूटर में फीड कर दिया गया। आपने फटाफट बस उस फाइल का नाम डाला और सारी डिटेल्स आपके कंप्यूटर पे आ गई। तो समय बच गया, धन बच गया, पूरी फाइलों की धूल झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी।
तो ये समस्या सही हो गई। वहीं आप देखोगे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए गए, जहां पे अलग अलग राज्यों के रजिस्टरों से एकत्र व प्रोसेस किए जाते हैं सारे के सारे डाटा को। वहीं इन्हें समय समय पर अपडेट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। अगर कोई डाटा में परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी और लीकेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। जैसे वर्तमान सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की योजना को आप देख लीजिए, चाहे वो पेंशन योजना हो, चाहे रोजगार योजना हो, चाहे वेतन भत्ता योजना हो, या किसी भी प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे अनाज योजना हो, उन सब में आधार कार्ड को कंपलसरी किया जा रहा है। इट मीन्स कि एक व्यक्ति का ही तो एक आधार होगा, एक ही आधार पे 4 व्यक्ति तो नहीं हो सकते। तो ऐसे में मनरेगा के जॉब कार्ड से जैसे जोड़ दिया जा रहा है और भी चीजों को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड से लीकेज को रोका जा रहा है, भ्रष्टाचार को रोका जा रहा है, और जो फर्जी वाला जो करते हैं लाभार्थी, उनकी जो है कि समस्या को कम किया जा रहा है। इससे जवाबदेहिता बढ़ जाती है और भ्रष्टाचार कम हो जाता है, और उसमें हम दोषी अपराधियों को भी जो है कि आसानी से पकड़ पा रहे हैं और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा रही है। वहीं अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डेटा को आपस में जोड़ के इंटरलिंक किया जा रहा है। जैसे अभी 2024 के इलेक्शन के लिए वोटर आईडी बनाई जा रही है बीएलओस के द्वारा, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारी वोटर आईडीज को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कि ताकि एक ही व्यक्ति की पूरी जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म की एक जगह समराइज हो सके। जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड को आपस में लिंक कर दिया जाए, तो बैंक की डिटेल्स आधार कार्ड से कनेक्ट हो गई और आधार कार्ड की डिटेल्स व्यक्ति से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डिटेल हो जा रही है। निश्चित आय सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों का डेटा एकत्र कर सरकारी राजकोष बढ़ाने में मदद मिलेगी। इट मीन्स कि इनसे टैक्स की जो वसूली की जाएगी गवर्नमेंट तरीके से, लीगल तरीके से, वो टैक्स की मात्रा बढ़ सकेगी। तो ये सभी चीजें इसके लिए बेहतर होंगी। लेकिन वहीं सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल आप कर तो सकते हो, भारत में लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, गांव में आज भी लोगों के पास बहुत स्टैंडर्ड मोबाइल नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड डेटा कनेक्टिविटी नहीं है, वाईफाई संरचना नहीं है, इंटरनेट प्रोसेस नहीं है। पेड़ों की मचान पे लोग चढ़े होते हैं, कहीं घर की छतों पे चढ़े होते, तब जाके उनको वाईफाई मिल पाता है, ढंग से नेट या डाटा चल पाता, तब जाके वो यूट्यूब पे कोई प्रोसेस देख पाते हैं। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है। वहीं सरकारी विभागों में कुशल कार्यबल की भी कमी है, यानी कि जो स्किल्ड लेबर ओरिएंटेड जो होना चाहिए डिपार्टमेंट, उसकी कमी है, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हर एक डिपार्टमेंट में एक आईसीटी डिपार्टमेंट होता है, आईसीटी, और एक होता है एनआईसी डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स जो सेंटर होते हैं, जहां से पूरा का पूरा सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। लेकिन फिर भी उनके पास जानकारी नहीं होती है, उनके पास कौशल नहीं होता है कि वो उसको प्रयोग कैसे करें। और साइबर सुरक्षा के समक्ष भी एक खतरा रहता है कि अगर हम सारा का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही शिफ्ट कर दें, तो अगर किसी समय कोई हैकर ने मालवेयर के माध्यम से, स्पाईवेयर के माध्यम से अगर हमारे सिस्टम को हैक कर लिया, तो पूरी की पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और ऐसे आप बहुत सारी वेब सीरीज में, साउथ की मूवीज में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में देखते हैं कि किस तरीके से सारा का सारा ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से सब कुछ डंप कर लिया जाता है हैकरों के द्वारा। अब विभाग को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं देश की कई सरकारी संस्थाओं के पास पर्याप्त डिजिटल अवसंरचना नहीं है। आज तक ग्राम पंचायत जो ऑफिस होते हैं, पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत जो होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं, जो स्थानीय निकाय होते हैं, शहरी नगर पालिकाएं होती है, उनके पास दोस्तों डिजिटल अवसंरचना नहीं है। अभी तक जो है कि जो हमने पढ़ा था ना 2.5 लाख जो फाइबर योजना थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत में कई जगह ऐसे हैं जहां पर हम डिजिटल डिवाइस नहीं प्रदान कर पाए हैं। और अधिकतर सेवाओं में आपसी जुड़ाव का भी अभाव है, यानी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होती है, ताकि एक साथ अगर सेवाएं जुड़ी रहें तो कम समय लगे और एक ही जगह से हम सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हम आगे की राह में देखें कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कुशल कार्यबल का निर्माण करना चाहिए, बीच बीच में ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्हें। वहीं डेटा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचे को विनियमित करना चाहिए, और साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करो, क्योंकि हैकर को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो जब पकड़ में आएगा तब तो आप कुछ करोगे ना। लेकिन अगर उसने आपके सामान को या आपके प्रोडक्ट को हैक कर लिया, तो हम बहुत समस्या में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको सही करनी पड़ेगी, और डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना चाहिए, और सेवाओं के आपसी जुड़ाव में भी वृद्धि करनी चाहिए, तब जाके हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। हालांकि जो सर्विसेज होती हैं, पब्लिक गुड्स की सर्विसेज होती हैं, उसमें वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार एफर्ट किया जा रहा है कि सब चीजों को डिजिटली किया जा रहा है, ताकि लोगों को कम समय और कम धन खर्च करने के साथ सुविधाओं की गुणवत्ता में
वृद्धि देखने को मिले। तो ये थे आपके दो सेकंड टॉपिक, और अब हम चलेंगे भारत में उपभोक्ता संरक्षण, टॉपिक नंबर थर्ड। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है भारत में उपभोक्ता संरक्षण। तो क्या है भाई, समझते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं इसके बारे में। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग के समक्ष जो भी लंबित मामले थे उनकी संख्या में गिरावट आई है। जैसे कि दिसंबर 2022 में अगर 5.5 लाख के आसपास मामले थे, 5,55,000, जो 2023 सितंबर में घट के 5,45,000 हो गए। तो इससे दो बातें साफ होती हैं। या तो मतलब पहली बात को मैं कह दूं कि इसका मतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग अच्छा काम कर रहा है, जिसके माध्यम से कि मतलब है कि भाई काम अच्छा कर रहा होगा उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जिसकी वजह से लगातार वो मामलों का निपटारा करता जा रहा है। लेकिन हम उन चीज़ों पर चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम अधिकारों की बात करेंगे, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये मैं इम्पॉर्टेंट ही मानता हूँ, क्योंकि सभी लोग अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने दायित्वों की बात कर लें तो शायद हमें अधिकारों की मांग भी ना करनी पड़े। महात्मा गांधी भी इसी चीज़ को कहते थे दोस्तों। तो अगर हम अधिकारों की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अधिकार होता है उपभोक्ता का, कि भाई उसे सूचना का अधिकार है, जिसको वो कहता है कि मेरे पास तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई है, 2005 का प्रोविजन है। ठीक है। दूसरा सुनवाई का अधिकार है उसके पास, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, और चयन करने का अधिकार है। साथ ही साथ शिकायत निवारण का भी अधिकार है। लेकिन अगर हम उसके साथ दायित्वों की बात करें तो आपको दायित्वों का भी अपने पालन करने चाहिए। जैसे उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का उपयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय सावधान रहना चाहिए, ये तो किया जाता है, ये तो मैक्सिमम लोग करते हैं। और वास्तविक समस्याओं की शिकायत भी दर्ज करनी चाहिए, ये मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी फैक्ट्री में, किसी कंज्यूमर फोरम में या कहीं पर भी मार्केट में अगर कोई समस्या है तो उसकी शिकायत कोई नहीं करता है। और इसे मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है कि लोग मिसयूज़ करते हैं। मतलब सस्ती चीज़ लेने के चक्कर में वो लोग जीएसटी का बिल नहीं लेना चाहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, बिल अवश्य मांगना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीएसटी का बिल लेंगे तो जिस भी फर्म से या जिस भी दुकान से आप सामान ले रहे हैं, तो वो आगे जाके कंपनी क्या करेगी, जीएसटी जो है कि देगी सरकार को, और इससे ये पता चलेगा कि आप अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं और सरकार के राजकोष में वृद्धि करने में योगदान दे रहे हैं। वहीं सतर्क उपभोक्ता को जांच परख कर खरीदारी करनी चाहिए, और लोक लुभावन वादों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा आप देखोगे ऑनलाइन शॉपिंग पे, ऑफलाइन शॉपिंग पे, या किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में अगर आप जाएंगे, एलन सोली, वेन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, तो आप देखोगे वहां लगा होता है 70% ऑफ, 60% ऑफ। हालांकि उसमें वो ऑफ वाली प्राइस को इंक्लूड किया जाता है पहले से ही। लेकिन इस तरीके के लोक लुभावन जो वादे होते हैं या जो विज्ञापन होते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता जरूर होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप खाद्य सामग्री की बात कर रहे हो तो वहां पे उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिससे आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक टॉपिक यहाँ पे समझना जरूरी है कि उपभोक्ता हम किसे कहते हैं। क्या आप अपने आप को कंज्यूमर कहते हैं, क्या अपने आप को आप कंज्यूमर मानते हैं? तो ये अभी पता चल जाएगा। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 2019, उसके तहत उपभोक्ता उसे कहा जाता है जो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए भुगतान करता है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए और आपने वहां से कोई राशन लिया, सब्जी ली, कपड़े लिए, या कोई सर्विस ली, टीचर से पढ़ाई की, ट्यूशन ली, कुछ भी लिया, और उसके लिए आपने क्या किया कि पेमेंट कर दिया, तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन ध्यान देना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में रहेगा, दोनों तरीके से आप पेमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को पुनः बेच दिया जाए या उसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाए, पुनः खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, तो उसे हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के दायरे में नहीं माना जाता। जैसे किसी चीज को आप रीसेल कर दो, सेकंड हैंड बेच दो। अक्सर होता है कि मोटरसाइकिल वगैरह जो होती है यूज करने के बाद सेकंड हैंड बेच दी जाती है। मोबाइल वगैरह पहले, अब तो खैर हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल हो जा रहा है आसानी से, लेकिन पहले अक्सर क्या होता था, मोबाइलों को सेकंड हैंड बेच दिया जाता था। मैंने यूज किया और मैंने बेच दिया किसी को। तो जो व्यक्ति दोबारा खरीद रहा है ऐसी चीजों को जो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, तो उसे उपभोक्ता के दर्जे में नहीं रखा जाएगा। तो यानी जो फ्रेश आइटम खरीदता है, इट मीन्स कि कोई यूज किया हुआ नहीं खरीदता है, तो उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर चर्चा क्यों की जा रही है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो पहला, तथ्यों पर आधारित विकल्प, यानी नकली और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की वृद्धि लगातार हो रही है मार्केट में। लगातार उत्पादों की ऐसी वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन आ रहे हैं ऐसे
जो नकली भी हैं या जिनकी गुणवत्ता बहुत खराब है, लो क्वालिटी के। तो ऐसे में जागरूक करना भारत सरकार का दायित्व है और साथ ही साथ नागरिकों का जागरूक होना भी उनका स्वयं का दायित्व है कि इस प्रकार की जो भ्रामक चीजें हैं उससे बचा जा सके, इस प्रकार की जो भ्रामक चीजें हैं उससे बचा जा सके। दूसरा है गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना। अब जैसे कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, ऐसे अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे अभी कुछ समय पहले टमाटर के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे, फिर आप देखेंगे प्याज के दाम बढ़ गए थे। ऐसा अक्सर होता है सब्जी की मार्केट में, कहीं ना कहीं दाम बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 किलो जो है कि टमाटर है, मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि कुछ लोगों को पता भी होगा इस पैटर्न को, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, वो समझ ले जमाखोरी या कालाबाजारी किसे कहते हैं। उसके पास 100 किलो टमाटर है और वो देख रहा है कि मार्केट में कुछ व्यापारी हैं जिनके पास 2 किलो, किसी के पास 4 किलो, किसी के पास 6 किलो टमाटर है। तो ऐसे में मार्केट में सप्लाई तो हो रही है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद देखता है कि कुछ व्यापारियों के पास टमाटर है ही नहीं, किसी के पास 1 किलो है, किसी के पास 500 ग्राम बचा है, किसी के पास 2 किलोग्राम है। और ऐसे में जब वो मार्केट में लेकर आता है इन टमाटरों को, तो क्या होता है, रेट अचानक से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कहता है भाई अब मैं 80 रुपए किलो टमाटर दूंगा, उससे सस्ता मैं नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो आप जाइए मार्केट में किसी और से ले लीजिए। और मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, 1 किलो वाले से कितने लोग ले पाएंगे? 1 किलो टमाटर 2 लोग खरीदेंगे, बहुत करेंगे। तो इसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, अर्थात कि जब मार्केट में जरूरत थी टमाटर की, तब उसने मार्केट में टमाटर को प्रेजेंट नहीं किया। इट मीन्स कि टमाटर मार्केट में नहीं उतारा और ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसे को बढ़ा दूंगा, कीमत बढ़ा दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। और वहीं भ्रामक विज्ञापन अक्सर होता है, वे उपभोक्ता को अपनी किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में गलत जानकारी देते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई बिजनेसमैन है या कोई आउटलेट है, वो अक्सर कस्टमर को क्या होता है कि गलत जानकारी देते हुए उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन भ्रामक जानकारियों का प्रयोग करके कस्टमर नुकसान में चला जाता है। ज़्यादातर ऑनलाइन में होता है, हालांकि अब तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि पहले छोटी छोटी वेबसाइट चलती थी, आपको याद होगा, या बहुत सारे यूजर्स ने यूज़ नहीं किया होगा, हालांकि मैंने तो यूज़ किया उसको। जैसे स्नैपडील एक चलती थी, शॉपक्लूज चलती थी। ये दोनों इतनी फेक वेबसाइट थी कि अगर आप मोबाइल ऑर्डर करोगे ना तो ईंट भर के आ जाती थी। और ये रियलिटी हुआ है मेरे कई 1-2 फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अब शॉपक्लूज और स्नैपडील जैसी कंपनी बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर चल भी रही हो तो आप उससे मत खरीदना। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप है, ताकि लोगों को सामान सही समय से आता है, डिलीवरी आती है, कोई स्क्रैचेस नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन जो है कि ज़्यादा फ्रॉड होता है इस तरीके से। तो ये भी ज़रूरत है, इस सभी चीज़ों से बचने के लिए ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। शिकायत का निवारण कर लेना, आर्थिक समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक, इट मीन्स कि उपभोक्ता जब मांग से नवाचार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जब उपभोक्ता मांग करेगा लगातार, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि हम उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम इनोवेट करेंगे, सप्लाई करेंगे उसकी चीज़ों के लिए, तभी तो जो है कि उसकी डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ये जरूरी हो जाता है। और अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कुछ उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपाय किए गए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना का प्रावधान करता है, जो कि अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग अधिकार क्षेत्र 2021। इसमें 3 स्तर की संरचना होती है, जो अर्ध न्यायिक तंत्र के गठन के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिले स्तर पे। वहीं कॉन्फोनेट प्रेजेंट, जो कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब कंप्यूटरीकरण करने और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए शुरू किया गया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों में ICT के संबंध में अवसंरचना होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ों को अपडेट किया जाना चाहिए। और वहीं एकीकृत शिकायत निवारण जो तंत्र पोर्टल है, इसको जागरूकता पैदा करने, सलाह देने के लिए, उपभोक्ता संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए डेवलप किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जगह जगह पे प्रचार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, आप या यूट्यूब पर भी देखोगे, अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे बहुत ऐड आ रहा था कि ट्रेन में चलते रणबीर कपूर हैं, कहीं एक्ट्रेस हैं, जूही चावला है, बस में, ये ऐड कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे कि लोगों के द्वारा जो ठग किया जाता है, स्कैम किया जाता है OTP के माध्यम से, इसको रोकने के लिए प्रचार किया जा रहा था। तो इसी प्रकार से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार किए जाते हैं, ताकि उनके साथ नुकसान न हो सके। वहीं ई-दाखिल पोर्टल यानी उपभोक्ता फोरम से आसानी से संपर्क किया जा सके और अपनी परेशानी रहित, त्वरित और किफ़ायती सुविधा प्रदान की जा सके, जिससे लोगों को शिकायत का निवारण किया जा सके और यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की बाध्यता
समाप्त हो जाए, वो घर बैठे ही सारी चीजें ऑनलाइन अपनी सारी जानकारी ले सकें। प्रमाणन चिन्ह प्रदान करना, यानी गुणवत्ता मानकों के संबंध में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कैसे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो भारत सरकार के अंतर्गत आप देखोगे तो एक BIS है, यानी कि भारत स्टैंडर्ड जो होता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये भारत का राष्ट्रीय मानक संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ISO और इंटरनेशनल इलेक्ट्रो जो टेक्निकल कमीशन का सदस्य रह चुका है भारत पहले से ही। तो भारत में जो BIS है वो सभी औद्योगिक मानकीकरण प्रणालियों और उत्पादन प्रमाणन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपको जो प्रमाणीकरण के चिन्ह वो देते हैं। जैसे अब कई प्रोडक्ट पे आप देखोगे ISI लिखा होता है, तो जैसे कंज्यूमर के लिए जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, रसोई में उपयोग किए जाने वाले होते हैं, इन पे ISI का मार्क होता है, इस तरीके का आप देखोगे। अगर मैं आपको बता दूं रसोई में कहाँ देखना है, तो कहीं मत जाइए, सिलेंडर को आप जाके देखना, वहां पे ISI मार्क होगा। गैस चूल्हा जो होता है आप उसे उलट पलट के कहीं भी देख सकते हो, वहां पे ISI मार्क मिलेगा। किसी भी प्रकार के आप प्रेस्टीज के कुकर वगैरह देख लीजिए, उस पे ISI मार्क होगा। ये सब आपके घरेलू चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए, लेकिन वही है, आज आप जाके बर्तन जरूर देखिए, अभी अभी जाके देखिए, पता चलेगा कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपके आसपास ही रहती हैं। वहीं एग मार्क है, एग मार्क का मतलब ही हो गया दोस्तों, एग मतलब एग्रीकल्चर, खाने वाला एग नहीं, अंडा नहीं, एग्रीकल्चर, कृषिगत वस्तुओं और पशुधन संबंधित जो भी उत्पाद हैं उस पे जो उसको नुकसान न पहुंचाए उसको जो है कि प्रमाणित किया जाता है। और BIS अक्सर जो लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, शादी के समय जो है कि लड़कियों के लिए ज्वेलरीज खरीदी जाती हैं, तो सोने के आभूषण पे वो पूछते हैं उस ज्वेलर से कि भाई इस पे BIS हॉलमार्क की मोहर है कि नहीं, हॉलमार्क भी कौन सा 916 नंबर वाला है या 924 वाला है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि सरकार ने इसके भी कैटेगरी कर रखी है। वहीं वुल मार्क, ये शायद पहली बार होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता चल रहा होगा। वुल मार्क का मतलब होता है 100% शुद्ध ऊन का प्रतीक माना जाता है। और वहीं एक और आता है इको मार्क, अक्सर ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है एग्जाम में भी कि इको मार्क किससे संबंधित है, तो इको मतलब होता है इकोलॉजी, यानी पर्यावरण से संबंधित। तो जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रोडक्ट होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, तो उसके लिए जारी किया जाता है। FPO की बात करेंगे तो ये खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया ऑर्गेनिक, ये जैविक कृषि के तहत खाद्य उत्पादों के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यानी ये वो मानक चिन्ह है दोस्तों जिससे लोगों को पता चल सकता है कि हम चीजों का जो यूज कर रहे हैं वो लोकल चीज यूज कर रहे हैं या ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हैं। और अब इसी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं जिस पे अगर हम बात करें तो पहली, हालांकि मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लंबित मामले बहुत अधिक हैं और जिनमें कुल संख्या अभी भी बहुत अधिक है। यानी अभी भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे निर्णय हो रहे हैं। संस्थानों में रिक्त पद हैं, कई उपभोक्ता फोरम में जैसे पुणे और दिल्ली में अवसंरचना और मानव शक्ति दोनों की कमी है। यानी वैकेंसीज हैं लेकिन उन वैकेंसीज को भरा नहीं जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं किया जा रहा है, उनको डिजिटल डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। भूमिकाओं और शक्तियों के संबंध में स्पष्टता का अभाव है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका आखिर में है क्या, वो कैसे काम करेगी, इसमें अभी भी क्लियरिटी नहीं है। और अधिकार बनाम कर्तव्य, मैक्सिमम जो कंज्यूमर है वो अधिकारों की तो बात करते हैं कि सूचना का अधिकार होना चाहिए, जीवन का अधिकार होना चाहिए, निजता का अधिकार होना चाहिए, उपभोक्ता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अपने दायित्वों का पालन नहीं करते। पहली चीज, टैक्स नहीं पे करते। दूसरा, कहीं पे भी जाते हैं सामान लेते हैं, बिल नहीं लेते हैं। तीसरा, वो 70% जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, 70% ऑफ पे, 30% ऑफ, 40% ऑफ, इसमें जाके भ्रामक चीजों को खरीदते हैं, काला बाजारी को नहीं रोकने का प्रयास करते। कोई भी अगर सार्वजनिक समस्या है तो उस पर समाधान नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, अपने दायित्व से पल्ला छुड़ा लेते हैं, कहते हैं कि ये तो सरकार का काम है, हमारा नहीं है। अधिकार अगर आपके हैं तो कर्तव्य भी आपका है, अदरवाइज जब कर्तव्य आपका नहीं तो अधिकार भी नहीं। ये वही चीजें हैं, तो यहाँ पर भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अब जैसे आगे की राह में आप देखोगे कि हम विज्ञापन पे खासकर फोकस करें कि विज्ञापनों का एक कोड होना चाहिए, मानक विकसित होना चाहिए, जिससे सरकार उसे रेगुलेट कर सके और उपभोक्ता संगठनों के साथ सहयोग किया जा सके। सुरक्षा और गुणवत्ता की बात भी होनी चाहिए, राष्ट्रीय मानकों और विनियमों को नियमित करने की समीक्षा होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और फिर वहीं पे आप देखोगे
कि जागरूकता की बात करें तो सरकार को गैर सरकारी संगठन जो होते हैं एनजीओ का प्रयोग करके उपभोक्ताओं की समस्याओं, कानूनी रिपोर्टिंग, निवारक उपायों के बारे में जानकारी देते रहनी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में उनकी जानकारी होनी चाहिए, कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, समय समय पर सेमिनार कराने चाहिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए। इससे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा हो सकेगी और भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को भी यहाँ पर सूचीबद्ध कर देना चाहिए। जैसे जमैका की सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी मान्यता दी है। हालांकि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है संविधान के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर की राइट और कंज्यूमर की ड्यूटी है, न कि नागरिक की। नागरिक होना और उपभोक्ता होना दोनों अलग है। अगर आप किसी देश में नागरिक के रूप में रह रहे हैं, पैदा हुए हैं या वहाँ की नागरिकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वहाँ के उपभोक्ता भी हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में उपभोक्ता हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है। अगर वो भारत में टूरिस्ट के तौर पे आया है या हॉस्पिटैलिटी के रूप में आया है या एजुकेशन के रूप में आया है शिक्षा लेने के लिए, तो भारत में रह के सर्विस का तो यूज कर रहा है ना, उपभोक्ता तो है, हालांकि वो नागरिक नहीं है यहाँ का। तो दोनों में अंतर होता है। इसीलिए जमैका की सरकार को एग्जाम्पल के तौर पे रखते हुए भारत सरकार को भी उपभोक्ताओं के दायित्वों का भी एक मानकीकरण कर देना चाहिए कि अगर आप अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हो तो आपके अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लियर है ये चीजें? तो यहां तक ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए दोस्तों। और अब हमारा एक आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित है कि अनुसूचित जाति जनजाति जो परंपरागत वन निवासी है उनके लिए क्या हम प्रावधान रखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को खारिज कर दिया है। यानी ऐसी क्या वजह थी कि जब वन अधिकार से संबंधित लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी या अपने अधिकारों की मांग की तो लगभग राज्यों ने 40% जो है कि दावों को खारिज कर दिया। तो पहले तो हम इसको FRA 2006 को समझते हैं। इट मीन्स की फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है आपका वन अधिकार अधिनियम, इसकी जो धारा 3(1)(a) के तहत कहा गया है कि वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय, अब यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की बात होगी, अनुसूचित जाति की नहीं। इट मीन्स कि हम ST की बात तो करेंगे लेकिन SC की नहीं, क्योंकि वनों में रहने वाले जो निवास करने वाले होते हैं उनको हम जनजाति कहते हैं। इन समुदायों और अन्य परंपरागत वनवासियों को निवास के लिए, जीविका के लिए, खेती करने और वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देती है। तो ये जो आपकी वन अधिकार अधिनियम है ये कहता है कि जंगल में रहने वाले जितने भी जनजाति समुदाय हैं, परंपरागत तौर पे रह रहे हो चाहे जैसे भी, वो वहाँ पे आजीविका पैदा कर सकते हैं, स्वयं खेती कर सकते हैं, वन की भूमि को धारण कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। ये सभी अधिकार उनको दिए गए हैं और जिसमें ये अधिकार 3 प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला व्यक्तिगत वन अधिकार जिसमें वो स्वयं खेती कर सकते हैं। दूसरा सामुदायिक वन अधिकार, इट मीन्स कि समुदाय के सभी प्रथागत और परंपरागत भूमि उपयोग किया जा सकता है परंपराओं के आधार पे, चाहे वो किसी प्रकार से आप करना चाहो समुदाय के साथ कर सकते हो। तीसरा है सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार, उनको मैनेज करने का। इट मीन्स कि गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किए गए लघु वन उपज के स्वामित्व को लेकर संग्रहण करने के लिए पहुंच और उनका उपयोग और निपटान करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें धारा 3 के तहत 3 प्रकार के वन अधिकार दिए गए। एक तो व्यक्तिगत दे दिया गया कि आप खेती कर सकते हो वहां पे, और सामुदायिक दे दिया गया कि समुदाय के स्तर पे आप प्रथागत और परंपरागत काम कर सकते हो, और साथ ही साथ सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन का भी अधिकार इसमें दिया गया है। और नोडल एजेंसी की बात करेंगे इन अधिकारों को दिलाने के लिए, इन अधिकारों की पूरी इंक्वायरी करने के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनों की होती है जो यूनियन टेरिटरीज में होती है। इसमें ग्राम सभा की जो भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। यानी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको कि कैसे यहाँ पे त्रिस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया है कि जब भी अगर कोई व्यक्ति अपने वन अधिकार के लिए मान्यता मांगने की कोशिश करता है तो सबसे पहले हम सरकार की जो सबसे निचली संस्था है जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर वहीं पे प्रोविजन यानी वहीं पर अगर आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया तो फिर आगे तो बढ़ ही नहीं सकता वो प्रक्रिया में। लेकिन अगर आपके आवेदन को निरस्त नहीं किया गया तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप जो है कि आगे लेकर चलते जाते हैं। इज इट क्लियर हो गया यहाँ पे? अब यहाँ पर आप देखोगे, क्या देखोगे कि आप देखेंगे कि भूमि स्वामित्व अधिकार या भूमि पर मालिकाना हक, इट मीन्स कि भूमि पर मालिकाना हक एक कानूनी अधिकार है, इस अधिनियम के तहत कहा गया है। और भूमि अधिकार वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन न तो हस्तांतरण किया जा सकता है और न ही स्वामित्व में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है कि वंशानुगत तरीके से अधिकार मिला और उसने क्या कर दिया, उठाया और किसी जनरल कैटेगरी को दे दिया, किसी ओबीसी कैटेगरी को दे दिया या किसी SC
कैटेगरी को दे दिया, माइनॉरिटीज को दे दिया, तो ऐसा हस्तांतरण करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। केवल और केवल जनजातीय समुदाय के परंपरागत रूप में वंशानुगत तौर पे अधिकार मिलेगा। ये नहीं कि किसी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति को आपने दोस्त बनाया, दारू पिलाई और रात भर में क्या किया, वन अधिकार किसी जनरल कैटेगरी के नाम कर दिया, तो ये अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, ये लीगल नहीं माना जाएगा, केवल और केवल जनजातियों के लिए रहेगा। और स्थानीय स्तर पे अगर हम बात करें वन भूमि के उपयोग की, तो वहाँ स्कूल बनाया जा सकता है, वहाँ औषधालय बन सकता है, वहाँ अस्पताल बन सकता है, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों की स्थापना करके वहाँ पे इनको सुविधा प्रदान की जा सकती है। अब यहाँ पे त्रिस्तरीय जो प्रक्रिया है मंजूरी की, कि कैसे हम वन अधिकारों की मंजूरी देंगे, तो सबसे पहले स्तर पे काम करती है ग्राम सभा। यहाँ पर क्या करेंगे, वन अधिकार से जुड़े दावों के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे ये, और ये सत्यापित करने की पूरी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, इसलिए इसको प्राथमिक प्राधिकरण कहते हैं। हालांकि अभी मैं इसको बताऊंगा कि आगे चल के देखेंगे कि इसका दुरुपयोग भी किया जाता है ग्राम सभा का भी, लेकिन अभी तो इसकी प्राथमिक प्राधिकरण हो गया। फिर इसके निर्णय से, अगर ग्राम सभा के निर्णय से कुछ लोग अगर असहमत होते हैं, तो अनुमंडलीय स्तरीय समिति जो होती है उसमें जा सकते हैं, सब डिविजनल के स्तर पे। अगर ऐसे SDLC के निर्णय से भी अगर आप असहमत हो रहे हैं, तो जिले स्तर पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होती है उस पे जाके आप अपना अपील कर सकते हो। लेकिन DLC का जो भी निर्णय आएगा वो अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वन अधिकार से संबंधित जो DLC के निर्णय आते हैं वो अंतिम होते हैं और बाध्यकारी होते हैं, उन्हें फिर आपको मानना ही पड़ेगा, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। लेकिन अब बात करेंगे कि FRA से संबंधित जो चिंताएं हैं उस पर हम विचार करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भूमि दावों से संबंधित जो चिंताएं, पहली तो साक्ष्य हेतु दस्तावेज की बात करें, क्योंकि कई दावे इसीलिए खारिज हो गए क्योंकि आवेदकों ने अप्लाई तो कर दिया कि ये वन अधिकार हमारा है या वन अधिकार की भूमि हमारी है, लेकिन उनके पास कोई भी पर्याप्त ऐसे दस्तावेज साक्ष्य नहीं थे जो वो प्रस्तुत कर पाए। अब ऐसा थोड़े दोस्तों कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहां पे जाओ और किसी दूसरे कोने में या दूसरे शहर में या किसी दूसरे राज्य में, और वहां जाके आप कह दो कि ये जमीन मेरी है। भाई जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन आप उसके लिए कोई कागज तो दिखाइए, कोई दस्तावेज तो दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए कि ये आपके दादाजी की थी या परदादा की थी या पिताजी की थी या किसी की भी थी। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जमीन कैसे मान ली जाएगी? खाली कह देने से तो पूरी पृथ्वी मेरी हो गई। ऐसा अगर होता तो मैं कहता पूरी पृथ्वी मेरी है, पानी भी इसका, स्थल भी मेरा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि यहाँ पर दस्तावेज नहीं थे, इसलिए जो है कि लगभग मैक्सिमम लोगों के जो है कि डॉक्यूमेंट्स या आवेदन रद्द कर दिए गए। अच्छा, दावा किए गए रकबे और आवंटित रकबे में बेमेल है। जैसे मान लो कि किसी परिवार को 4 बिस्सा जमीन मिली है, ठीक है, लेकिन जब उसके परिवार का कोई एक सदस्य आवेदन करता है और वो अपने दावे को करता है, वो कहता भाई मेरे पास 8 बिस्सा जमीन थी, और जबकि उसके आवेदन करने वाले में और जो असल में उसको आवंटित किया गया उसमें डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई घपला हो रहा है, और जागरूकता की कमी भी है दोस्तों। यहाँ पर कैसी कमी है तो देखिए, ग्राम सभा जो होती है फर्स्ट स्तर पे जो होती है FS मतलब FDST या OTFD, इस दावों को सत्यापन करने का ये प्रारंभिक चरण होता है आवेदन का, जहां पर लोगों के पास जागरूकता की कमी होती है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली 92.57% से अधिक दावे खारिज किए गए, क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभा के स्तर पे इनको खारिज कर दिया गया। स्थानीय लोग निरक्षर होते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, इस वजह से इसके बारे में इनको जागरूकता नहीं होती है। और अगर हम इनसे संबंधित अन्य चिंताओं की बात करें तो पहली चिंता आती है इसमें, जो पहली प्राइमरी चिंता होती है वन भूमि का अतिक्रमण, क्योंकि बताया जा रहा है कि अतिक्रमणों को नियमित करने और अपात्र व्यक्तियों के दावों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा का दुरुपयोग किया गया। अब जैसे मान लीजिए ग्राम सभा में कोई प्रधान या कोई जो चीफ होगा वहां का, ग्राम प्रधान का अधिकारी, वही तो इसको मोहर लगाएगा ना, वही तो परमिटेड करेगा कि हाँ भाई ये जमीन इसकी है, वन अधिकार इसको दे दिया जाए। अगर मैं कहूँ कि उसको 5 लाख रुपए दे दूं और 5 लाख रुपए के बदले में उससे परमिशन लिखवा दूं कि हाँ भाई ये जो है कि जमीन इसकी है, ये परमिशन करवा ली, तो ये दुरुपयोग हो गया कि नहीं? अब कई जगह आप देखोगे शहरों में या गांव के क्षेत्रों में अतिक्रमण होता है। कई लोग जो है कि जमीन से आगे बढ़ के घर बना लेते हैं, पक्का बना लेंगे, बरामदा टाइप का या कोई पार्क बना लेंगे, और बाद में ग्राम प्रधान से लिखवा लेंगे कि ये इसी की जमीन थी। तो इसका मतलब तो दुरुपयोग होने लगा उसका। तो ये अतिक्रमण को भी जो है कि लीगलाइज कर देते हैं, अपात्र व्यक्तियों को भी लीगल बना देते हैं, वैध कर देते हैं। तो ये एक दुरुपयोग हो रहा है इसका। वहीं FRA प्रावधानों का उल्लंघन, इट मीन्स कि फॉरेस्ट राइट जो अथॉरिटी है यानी कि एक्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है कि पंचायती संस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थित तरीके से भूमि का मालिकाना हक जारी किया जा रहा है, कि पंचायती संस्थाओं के नाम पे हो रहा है। समन्वय की कमी है। SDLC और DLC और राज्य स्तरीय जो निगरानी समिति है, जो इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्राम स्तर पे जो ऑब्जर्व करती है, निरीक्षण करती है, इनमें जो है कि
किसी भी प्रकार का कोई समन्वय देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि राजस्व, वन और जनजातीय कार्यों के जो विभाग के अधिकारी हैं, इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग है, इनके प्रोफाइल अलग अलग है, इनकी जॉब प्रोफाइल अलग है, तो इन सभी में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ये भी एक चुनौती है। और वनों और वन्य जीवों को तो नुकसान हो ही रहा है, पर्यावास की क्षति हो रही है, पर्यावरण का क्षति हो रही है, उत्पादकता घट रही है, प्रोडक्टिविटी घट रही है, जिसकी वजह से आसपास का इकोसिस्टम भी, पूरा का पूरा जंगल के आसपास का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। और झूम खेती भी एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो जनजातीय लोग होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पेड़ों को काट देते हैं, जमीन का उपयोग करते हैं, खेती करते हैं, उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, दूसरी जगह जाते हैं, वहां पेड़ को काटते हैं, वहां खेती करना शुरू करते हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण चीजें होती हैं। तो ये सब हमारे पास समस्याएं हैं, लेकिन हम फिर भी आगे की राह अगर निकालना चाहेंगे तो पहली चीज कि एफआरए अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। मतलब कि केंद्र सरकार को यह अधिनियम पावर देता है कि समय समय पे आप राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि अधिक संख्या में दावे क्यों खारिज हो रहे हैं, ये चेक करो। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा कि लगातार बड़ी संख्या में अगर दावे खारिज किए जा रहे हैं, तो क्या वाकई वास्तविक मुद्दा यही है कि दावे खारिज हो रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लोगों के पास, या फिर उसका मिसयूज किया जा रहा है, ग्राम प्रधानों का या ग्राम सभा का मिसयूज किया जा रहा है, और लीगलाइज या जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको जो है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण को परमिशन दी जा रही है, पैसे के नाम पे, घूस के नाम पे, रिश्वत के नाम पे। तो ये ऑर्डर दिया जा सकता है। अन्य राज्यों के उदाहरणों से हमें सीखना चाहिए, जैसे ओडिशा सरकार की मो जंगल जामी योजना, इससे लाभार्थियों को भूमि का स्वामित्व दिलाने में बहुत बड़ी मदद मिली। आप यूपी की घरौनी की भी बात कर सकते हो। जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हमें काम करना चाहिए और ग्राम सभा की क्षमता निर्माण करिए, जिससे वो किसी प्रकार की रिश्वत वगैरह लेने से बचें, और उनके पास डिजिटल अपडेट के लिए हर चीज को रखिए ताकि वो हर रिकॉर्ड को डिजिटली अपडेट कर सकें, जिससे भ्रष्टाचार करने की अगर वो सोचते भी हैं तो वो पीछे हट जाएं। और अन्य के स्तर पे भी आपको काम करना चाहिए। वन भूमि संबंधी दावों के निर्णय महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और नागरिक समाज की भूमिका भी बढ़ाई जानी चाहिए। इकोसिस्टम को भी डेवलप करना चाहिए, और इन सभी चीजों को शामिल करते हुए हम इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे यूएपीए की बात करेंगे, अनलॉफुल एक्शन जो होते हैं उससे संबंधित हैं। तो गैर कानूनी गतिविधियां की रोकथाम से संबंधित जो अधिनियम है यूएपीए 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन भी अब घोषित किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में यूएपीए 1967 के तहत जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया, यानी एक ऐसा संगठन जो कानून के खिलाफ काम करता है। और ये एक तरीके से राजनीतिक दल है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। जबकि अगर हम बात करें इस नियम की, यूएपीए 1967 का जो नियम है वो व्यक्तियों के साथ साथ संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए और साथ ही साथ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने से संबंधित मामलों की निपटने से संबंधित है, मतलब उसको निपटाने से संबंधित है। तो इसमें बात प्रश्न पूछी जा सकती है कि क्या व्यक्ति ही है केवल शामिल या संगठन भी? तो आप कहोगे व्यक्ति और संगठन दोनों ही शामिल है। और इस अधिनियम के जो कुछ प्रावधान है, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो अपराध आता है वो संज्ञेय होता है, इट मीन्स कि कॉग्निजेबल होता है। इट मीन्स बिना वारंट के भी जो है कि गिरफ्तारी दी जा सकती है। अगर आपके पास कोई गिरफ्तार करने का वारंट नहीं भी है, जैसे पूछा जाता है ना कि आपके पास गिरफ्तार करने का कोई वारंट है कि नहीं, अगर आप वारंट नहीं भी दिखाओगे तो भी उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है। और इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सजा होती है। लेकिन अब हम बात करें कि गैर कानूनी संगठन कैसे घोषित किया गया, तो केंद्र सरकार कुछ विशेष आधारों को स्पष्ट करके किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को घोषित कर दिया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, इसमें आतंकवादी जो कृत्य है उसकी परिभाषा भी दी गई है कि भारत की अगर एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालना, या भारत में या किसी विदेश में आतंकी हमला करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य या आतंकवाद से प्राप्त आय वगैरह, इन सभी को ये जब्त कर लिया जाता है। तो ये सभी चीजें आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी थी इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एफआईआर का ऑनलाइन पंजीकरण। क्योंकि विधि आयोग की जो रिपोर्ट है 282 नंबर पे 282वीं रिपोर्ट कहती है, जिसका शीर्षक ही है ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन किया गया। प्राथमिकी दर्ज का मतलब होता है एफआईआर, और एफआईआर की
जिसको नहीं पता है फुल फॉर्म वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई भी है, जिसकी धारा 154 ये कहती है कि संज्ञेय अपराध के घटित होने पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया का कुछ उल्लेख किया जाता है आर्टिकल नंबर मतलब धारा नंबर 154 में। अब रिपोर्ट कुछ सिफारिश करती है कि इसे चरणबद्ध तरीके से आप EFIR को लॉन्च करिए, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी करिए। पहले संज्ञेय अपराधों को EFIR दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आरोपी के बारे में अगर पता नहीं है या अगर पता भी है तो 3 साल की अगर जेल की सजा हो सकती है, तो ऐसे में आपको EFIR करना जरूरी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 साल की जेल भी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रोविजन ये भी कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि जो पक्षकार होंगे उनके निजता के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो आरोपी के खिलाफ FIR कराने आया है तो उसकी निजता भी बनाए रखनी होगी। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि भाई कौन FIR कर रहा है, किस मामले में कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है। तो ये सभी चीजें आपको रखनी पड़ेगी गोपनीय तरीके से। उसके बाद आप देखोगे एक और प्रोविजन दे रहा है कि मुखबिर या जो शिकायतकर्ता होते हैं उनका भी सत्यापन किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई घूमते फिरते राह चलते किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपको सूचना मिल गई और आप उस सूचना पे काम करने लग गए। अगर झूठी सूचना दे रहा है वो, तो उसके लिए भी आपको सजा का प्रावधान करना चाहिए। तो यही बस इसमें इंपॉर्टेंट था। और EFIR का जो महत्व हो सकता है कि नागरिक किसी अपराध की प्राथमिकी आसानी और कुशलता से दर्ज करा सकेगा। यानी किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है, तो वो FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। वहीं आप देखोगे कि शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को समय समय पर ऑनलाइन देख सकते हैं, समय समय पर ऑनलाइन देख सकते हैं। और पुलिस स्टेशन में लोगों के आने की जो संख्या होती है, जो भीड़ होती है, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा टॉपिक जो था वो कवर हो चुका है। और अब हम चलते हैं एक आधार कार्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि डिसीजन दिया है केंद्र सरकार ने। तो वो क्या है, कहा है कि आधार कार्ड जो है वो विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल ID है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। हालांकि एक निवेशक सेवा एजेंसी थी, उसके दावों का खंडन किया गया और केंद्र सरकार ने कहा कि आधार एक फुल प्रूफ डिजिटल ID है। फुल प्रूफ का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की इसमें धोखाधड़ी नहीं की जा सकती। ये 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान होती है। ध्यान देना कि ये व्यक्ति की आइडेंटिटी के रूप में काम करता है, किसी एड्रेस के रूप में काम नहीं करता है। जब अगर आपसे पूछा जाए ID प्रूफ क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, तो आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डोमिसाइल कहाँ है, आपके रहने का स्थान कहाँ पे है, तो उसके लिए आप आधार कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए सामान्यतः मतदाता पहचान पत्र की बात की जाती है कि जिस भी आप क्षेत्र के निवासी होंगे वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, इसलिए वोटर ID आपकी ओरिजिनली पहचान हो जाती है आपके रहने के स्थान की। और इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जिसको हम लोग इन शॉर्ट उडाई बोल देते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और अगर हम बात करें इस आधार की मुख्य विशेषता, तो पहली चीज बायोमेट्रिक का दोहराव नहीं होता है, अर्थात कई आधार कार्ड इसमें जारी नहीं किए जा सकते। अब ऐसा नहीं है कि मेरा आधार कार्ड आप में से कोई भी निकलवा ले, भाई आधार कार्ड निकालने के लिए मेरा अंगूठा तो चाहिए होगा ना। अब वही बात है कि कोई द्रोणाचार्य आएगा और वही मेरा अंगूठा लेके जा सकता है एकलव्य की तरह, तभी वो आधार कार्ड निकाल पाएगा। इट मीन्स कि बायोमेट्रिक का दोहराव नहीं हो सकता। जारी की जाने वाली संख्या यादृच्छिक है। यादृच्छिक मतलब एक डिजिट के फॉर्म में है, जिससे किसी भी तरीके से पता नहीं चलेगा कि वो किस जाति का, किस धर्म का, किस आय का है। मतलब अगर किसी को मेरे आधार कार्ड का नंबर मिल भी जाए तो आधार कार्ड के नंबर से नहीं बता सकता कि मैं किस कैटेगरी का हूं या किस धर्म का हूं या क्या हूं, ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक। तीसरा, ये खुली और विस्तार योग्य प्रणाली है। इस पे डेली जो है कि 100 मिलियन से प्रमाणीकरण अधिक हो रहे हैं वर्तमान में। और आधार की सुरक्षा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे पहला कदम क्या है कि सुरक्षित बनाने के लिए इसको आधार आधारित हम फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा तंत्र मौजूद किया जा रहा है। और आधार प्रणाली को शासित करने वाले कानूनों में निजता संबंधी प्रावधान है, उनको सख्त बनाया गया है कि किसी भी तरीके से इसमें प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जानी चाहिए, किसी भी तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार कह रही है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा फुल प्रूफ जो है कि ID कार्ड है, यानी आइडेंटिटी प्रूफ है। इसको आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के आधार पर प्रमाणित भी किया गया है। सुरक्षा के आधार पर अगर आप देखोगे तो ISO 27001 2013 दिया गया है। निजता के आधार पर 27001 2019, ये इसको प्रमाणन संख्या भी मिली है। और ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मानकीकरण प्रदान कर दिया गया है।
इतनी बात क्लियर होगी। और आधार के प्रमुख उपयोग की बात करेंगे तो डीबीटी के लिए प्रयोग किया जाता है सबसे पहले। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की जाती है, जैसे आधार के माध्यम से लोग क्या होते हैं गांव में पैसे निकाल लेते हैं। जो छोटे छोटे जो है कि आपके जनसेवा केंद्र होते हैं या जो सुविधा प्रदान करने वाले लोग होते हैं, तो जब गांव के लोग बैंक नहीं जा पाते तो किसी भी ऐसे जनसेवा केंद्र पे जाते हैं और आधार कार्ड देके अपना 1000-2000 रुपए जो भी लेना होता है वो ले लेते हैं, और वो दुकान वाला जो जनसेवा केंद्र चला रहा होता है वो उस 1000-2000 रुपए पे जो भी 20-30 रुपए चार्ज करता है वो ले लेता है। तो आधार कार्ड से पैसे भी निकाल सकते हो। जैम ट्रिनिटी जो होती है, यानी कि जैम का मतलब हो गया जे से जनधन अकाउंट, ए से आधार कार्ड और एम से मोबाइल। इसमें भी एक दूसरे को इंटरलिंक किया जा रहा है, मोबाइल नंबर को आधार खाते से और अकाउंट नंबर और मोबाइल को दोनों को ही सेम आधार कार्ड से इंटरलिंक किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में भी आधार कार्ड कंपलसरी है। पीएम किसान सम्मान निधि और कोविन, जब कोविन पोर्टल चल रहा था दोस्तों कोविड-19 में, तो आपकी आधार कार्ड की आईडी से ही उसे लॉगिन किया जा रहा था। और चेहरा का प्रमाणीकरण यानी कि फेस रिकॉग्निशन भी किया जा रहा है ताकि पता चल सके, क्योंकि आधार कार्ड बनते समय आपकी आंखों की जो आइरिस है ना उसको कवर किया गया है। आपके अंगूठे और पांचों फिंगर, इट मीन्स कि 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया गया है, तो आपके फेस को भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, वहां से पहचाना जा सकता है दोस्तों। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे नीचे 2 टॉपिक है जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाके पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, और वो पूरी की पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे ही जब ये आपकी अक्टूबर मंथ की पूरी मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी तो ये हाईलाइटेड जो पीडीएफ है इसको भी मैं लास्ट में पोस्ट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अधिक से अधिक लोगों के साथ आप लोग शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में। अब ये दूसरी क्लास हो चुकी है, और प्रीवियस ईयर की मतलब प्रीवियस मंथ की जितनी भी मैंने मैगजीन करा दी है उनको जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।